A very good morning, dear students. Today we will revise 5 some importance and process, organization structure, functional and disembark. Okay. First of all, organizing फर्स्ट ऑफ ऑल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लायबल है डिसाइड करेंगे. ओके, तो डेफिनेशन है इसकी. यू कैन वन और टू डेफिनेशंस फ्रॉम दीस definitions. Okay, it is already given into your books. Then next topic is the feature. First of division of work. Division of work. Division of work is the basis of an organization. सबसे पहले जो भी आपका जो है ना उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही पर्सन नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्क जिनको हम डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स में. So there can be no organization without division of work. So under division of work, the entire work of business is divided into many departments. सबसे पहले तो हम उनको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते हैं. ठीक है. और the work is every department is further subdivided into sub work. उसके बाद आगे और सब डिवाइडेड होगा और लोगों में, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में भी आगे बहुत सारे पर्संस हैं, उनमें वो वर्क डिवाइड होगा. जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये सब आपके डिपार्टमेंट्स हैं. अब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर सब वर्क्स है आपके पास. वर्क्स हैं आपके पास अब, और उन सब वर्क्स में आपने क्या करना है, फिर से उनको और डिवाइड करना है. और इसमें जो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं हम उनको मतलब उनकी ड्यूटी जाएंगे, सबको पता है कि किसको क्या वर्क करना है, वो इसमें क्लियर रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन. सिर्फ डिवीजन ही करना नहीं है, हमें उसको कोऑर्डिनेट भी करना है. सो अंडर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन्स आर असाइन्ड डिफरेंट वर्क्स, बट द एम ऑफ ऑल दीज पर्सन्स हैपेंस टू बी द सेम. अब चाहे काम से बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना है. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट द वर्क ऑफ ऑल पर्सन्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, इवन दो इट बी डिफरेंट. भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, क्योंकि हर दूसरे के साथ दूसरा वर्क कनेक्टेड है, और इसमें हर पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करना भी जरूरी है. तो यह कोऑर्डिनेशन है, तो इट हैपेंस टू बी डिफरेंट and in sense it helps in establishing coordination. ठीक है. Third point is plurality of persons. प्लूरलिटी का मतलब होता है एक सिंगल पर्सन है और एक यहाँ पर मल्टीपल पर्सन है, बस बहुत सारे पर्सन है. ठीक है, तो यहाँ एसोसिएशन लगा लो या ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन्स हु असेंबल टू फुलफिल ए कॉमन पर्पस. एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करे. सो इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई एक पर्सन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन चला सकता. ठीक है. Then fourth point is common objectives. So there are various parts of the organization with different functions to perform, but all move in the direction of achieving a general objective. Common objective की बात की जा रही है. There are various parts of the organization with different functions. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं, वेरियस पार्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन के, तो परफॉर्म जो भी करने हैं, बट सबका जो मेन वो क्या है,
ऑल मूवमेंट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन है वो एक ही है, क्या, टू अचीव मेन और जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना। फिफ्थ पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करता है टू बी अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज मशीन इन विच नो पार्ट कैन अफोर्ड टू बी इल फिटिंग और नॉन फंक्शनल। अगर इनमें से आप कोई भी एक नॉन फंक्शनल है या मतलब समझते हो, यानी कि जो पर्सन वर्किंग में ना हो या जो वीक पॉइंट कह लो किसी भी एसोसिएशन का अगर है तो ऐसे, तो इट इज दैट वो मशीन आपकी एक प्रॉपर वर्क नहीं करती है, अगर आपका उस मशीन का कोई एक पार्ट भी खराब हो जाता है, तो वही सेम हिसाब यहाँ भी है। तो इट इज दैट मशीन इन विच नो पार्ट इज कैन अफोर्ड टू बी इन। कोई भी एक पार्ट यहाँ पर नहीं हो सकता, वीक नहीं हो सकता। अगर कोई एक पर्सन भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा ना, उसका इफेक्ट पूरी सभी कामों के ऊपर आ सकता है, और उसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है जो हमें अचीव करने हैं उनका उसके ऊपर बैड या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ कोई भी पार्ट को वो कह रहे हैं कि नॉन फंक्शनल या फिर इल होने का राइट नहीं है, सबको मतलब एक्टिव रहना है, सबको अपना जो काम है वो प्रॉपरली करना है। सो इन अदर वर्ड्स, इफ द डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली और पोस्ट आर नॉट क्रिएटेड करेक्टली, द होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट collapses। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो कोलैप्सेस हो जाएंगे, फेल हो जाएगी सारी आपकी जो प्लानिंग आपने की है, अगर आप इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऑर्गेनाइजेशन में हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमारी प्लानिंग भी सारी फेल हो जाएगी और जो भी आपने ये सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका जो मेन हेडिंग है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, importance of organization becomes clear with the help of the some points. First one is the benefits of specialization. स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स को हम कैसे ले सकते हैं? देखो, हर पर्सन, मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई किसी न किसी काम में बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन वो हर काम में परफेक्ट नहीं है। लेकिन जिस काम में वो परफेक्ट है, अगर आप उसी को वही काम ना, तो वो उसमें बहुत अच्छे से स्पेशलिटी दिखाएगा अपनी, और वो उसमें उसकी जो भी इसके अंदर प्लस पॉइंट्स हैं या कह लो कि इसकी जो अच्छी एडवांटेजेस है उसकी, वो सब उस काम में उसको दिखेगी आपको, वो काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। So under organizing, all the activities are divided into various work on the job. But अगर किसी पर्सन का किसी में कोई इंटरेस्ट है या वो उसमें बहुत परफेक्ट है, ठीक है, तो उसको वो काम अगर दे दिया जाए ना, तो वो बहुत अच्छे से करेगा। एक तो मिनिमम टाइम में करेगा, दूसरा एफिशिएंटली करेगा, उसको परफेक्टली करेगा। ठीक है, for all the sub work, competent people are appointed who become expert by doing a particular job time and again. ठीक है, ताकि एक तो वो पर्सन उसको टाइमली करेगा, क्योंकि वो बार बार करता है तो वो उसको कम टाइम में करना शुरू करेगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, सो इन दिस वे मैक्सिमम वर्क इज अकम्प्लिश्ड इन द मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तभी तो स्पेशलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लैरिफाइज करनी चाहिए द वर्किंग रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज है उनके अंदर तो स्पेसिफाई हु इज द रिपोर्ट टू हुम, ये पहले क्लियर होना चाहिए कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी काम को करने की। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हो ना, तो अब वो काम में अगर कुछ भी कमी रहती है तो आप उसी पर्सन को ही पूछोगे। ठीक है, और उस पर्सन को भी पता है कि यहाँ पर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने को काम को करने के लिए। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, ये इसमें हेल्प करता है कि हम उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल एक्टिविटीज। आपको ये भी क्लियर है कि एक काम, इतना बड़ा काम एक पर्सन को नहीं दिया जाता, बल्कि इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स आगे कुछ पर्सन या एम्प्लॉइज को दे दिए जाते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। सो देयर इज अ डिफरेंट एम्प्लॉइज परफॉर्मिंग एवरी डिफरेंट जॉब। हर पर्सन को अलग अलग काम दिया गया है यहाँ। सो बाय डूइंग सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी activity being left out or any possibility of unnecessarily duplicating any job. तो कोई भी काम लेफ्ट यानी कि छूटेगा नहीं, है ना, और ऐसा भी होगा कि कोई भी काम रिपीट भी नहीं और लेफ्ट भी नहीं रहेगा, यानी कि सारे काम परफॉर्म हो जाएंगे। So consequently there is optimum utilization of all the available resources. अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि हम हर पर्सन को अपने सामने रखेंगे कि हमसे हमारे पास कितने पर्सन हैं जिनसे हमें ये काम करवाना है, और सबको हम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड भी कर देंगे। किसी के पास कम या ज्यादा भी ना जाए ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हर रिसोर्सेज को हम यूज करें, कोई भी पर्सन ना रह जाए,
कोई भी अगर हमारे पास और रिसोर्सेज भी हैं सच एज मटेरियल है कुछ पड़ा हुआ, ये कोई मशीनरीज भी पड़ी है जिनको हम यूज कर सकते हैं, हम उनको भी ध्यान में रखते हुए तो भी हम अपना यूज कर सकते हैं, तो ताकि हम सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज। देन है एडेप्टेशन टू चेंज। Organizing process makes the organization capable of adapting to any change of the employee. It's only possible only become of the fact that there is clear scalar chain of authority. Scalar chain आपको पता ही है, आपने उसमें किया है प्रिंसिपल इसका सेकेंड चैप्टर में, मैनेजर राइट फ्रॉम द टॉप टू द लोअर लेवल, यानी कि जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो ऊपर से नीचे आने चाहिए, कोई भी पर्सन उसमें स्किप ना हो जाए। अगर मान लो कि ए ने कोई सीधा ऑर्डर डी को दे दिया तो बी और सी को तो नॉलेज ही नहीं है इस चीज की ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी वर्क है वो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इस तरह से आना जरूरी है, ताकि सबको उस चीज के बारे में नॉलेज भी रहे और एक जो आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, इसमें जो चेन है वो आपकी बनी रहेगी। So whenever a manager post falls vacant, it is immediately filled up by the promotion. इससे क्या होता है ना कि अगर मान लो कि बी को बीच में से जाना पड़ गया या कुछ भी हो सकता है कि वो वैकेंट हो जाती है उसकी सीट, अगर सी को उसकी सारे वर्क बी के थ्रू आ सकते हैं, बी को भी पता है कि मुझे आज तक कौन कौन से काम बी ने सेंड किए और मैंने उसको कैसे कैसे परफॉर्म किया, तो इट मीन्स वो बी हम उसको प्रमोट कर सकते हैं सी को बी की जगह पे, ताकि हमारा काम न रुके, क्योंकि नए पर्सन को तो समझने में बहुत टाइम लगे और सी को सारी नॉलेज है, सी को सारे वर्क जो है वो बी ही दे रहा था, और अगर बी की वैकेंट हो जाती है सी तो वहां पर हम सी को प्रमोट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अडेप्टेशन टू चेंज, so every subordinate is well aware of the working of his boss, उसको अपने बॉस का सभी काम अपने उनके बारे में अवेयर होते हैं अपने बॉस के लिए। सो देयर इज नो डिफिकल्टी टेकिंग अप द न्यू पोस्ट, उनको दिक्कत भी नहीं आएगी उस पोस्ट को अडॉप्ट करने में। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। It has generally been observed that there is always a condition of doubt about the authority of the managers. कई में आपस में डाउट्स रहते हैं। So the process of organizing makes a clear mention of the activity of every manager and of their extent of authority. क्या होता है कि सबकी जो भी एक्टिविटीज है हर मैनेजर की वो क्लियरली एक तो मेंशन की जाएगी, सेकेंडली एंड ऑल्सो ऑफ देयर एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी क्या है, उसको काम करने के लिए क्या उनके पास अथॉरिटी है, ये भी मेंशन की जाएगी कि कहाँ तक वो अपनी अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं। So it is also made clear as to whom shall a manager order for a particular job. Okay, so everybody also knows to whom they are accountable. सबको पता है इस बारे में कि कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल होता है आंसरेबल, ठीक है। सो इन दिस वे द कंफ्यूजन अबाउट अथॉरिटीज पुट टू एन एंड, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन का एंड हो गया क्योंकि हर पर्सन को पता है कि किस काम के लिए कौन अकाउंटेबल है। सो कॉन्सिक्वेंटली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स पॉसिबल। तो यहाँ पर एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल कौन है यहाँ पर? एम्प्लॉइज, उनको डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट की बात हो रही है। सो अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट मीन्स दैट इज द प्रैक्टिसाइज्ड। This is done not because of the limited capacity of an individual, but also to discover new techniques of work. It provides opportunities of taking decision to the subordinates. By taking advantage of this situation, they try to find out the latest techniques and implement them. So consequently, it helps them to grow and develop. यहाँ पर्सनल की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं आप? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। ये वैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिटेल में आने वाला है, बट स्टिल आई एम टेलिंग इन शॉर्ट कि जब तो अपना जो ऑफिसर है अपने वर्क का कुछ पोर्शन जो है अपने पर्सनल यानी कि अपने जूनियर्स को या अपने अंडर एम्प्लॉइज को डेलीगेट करता है, यानी कि अपना काम कुछ उनको दे दिया, जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है जो उनको आगे डेलीगेट कर दिया, ताकि वो लोग इसको कर सके और सीख सके। और अब जब वो उनका काम करना सीख जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो ऑफिसर अपने पास रखते हैं, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो उनको दे देते हैं, ताकि एक तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो मेन वर्क पे रहे ऑफिसर्स का। एक तो ये रहता है, दूसरा ये भी रहता है कि जो उनके जूनियर्स हैं वो उनके काम को भी सीखें, उनको
भी ये थोड़ा सा कम हो, और उनको अच्छा भी लगता है जब आप एम्प्लॉइज को उनके काम ऑफिसर्स देते हैं तो वो थोड़े मोटिवेट भी होते हैं इस चीज से, और कई बार अपने सजेशंस भी देते हैं और अच्छे से वर्क भी कर सकते हैं, कुछ अपने दिमाग भी इसमें यूज करते हैं वो, तो इससे क्या होता है कि रिजल्ट जो है बहुत अच्छे रहते हैं और उनकी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि वो उनको सीखने को बहुत मिल जाता है। अपना काम है साथ में प्लस वो अपने ऑफिसर्स के साथ हेल्प कर रहे हैं, तो वो डेवलप होते हैं अपने काम में और ज्यादा। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये पॉसिबल है। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, लास्ट पॉइंट, the process of organizing allows the employees the freedom to take decisions which help them to की ग्रोथ। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है वो अलाउ कर रही है एम्प्लॉइज को, ताकि वो फ्री माइंड अपने डिसीजन ले सकें और अपने आप को, they are always ready to face new challenges, and this situation can happen the okay in increasing the capacity of, in turn helps its development। ये और किस हेल्प करती है, इन कैपेसिटी को भी और इंक्रीज करेगी यहाँ पर, और कोई हमारी है उसमें और अच्छे से डेवलप होती है, उसमें ये हेल्प कर रही है। ठीक है, एंड कंक्लूड क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, द अबव एनालिसिस मेक्स इट इज क्लियर दैट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग by clearly defining the post, roles, authorities and risks, it's a structure of active and planning are turned into reality। यानी कि अभी तक जो प्लानिंग था उसको हमने रियलिटी में यहाँ कन्वर्ट किया है, उसको हमने किया है यहाँ पर। तो इट इज सेड दैट द ऑर्गेनाइजिंग हैज द सेम इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एज ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में एक बोन्स इनकी बैकबोन होती है ना, उसी तरह इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, सो इट मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, in which we will discuss 2 points: organizing as a process and organizing as a structure of relationship. First of all, organizing as a process. So according to the first concept of organizing, it has been considered as a process, एक process है। In other words, organizing is not a function that can be performed at a single stop, but it is a chain of various functions. ये आप ये अगर कहो कि सिर्फ एक ही फंक्शन है, जैसे कि ये मैनेजमेंट का एक ही फंक्शन के नाम से आता है ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है ना, इसके अंदर तो बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म होते हैं। ये एक अपने आप में ही कोई बहुत लंबी प्रोसेस है, तभी तो इसको प्रोसेस कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर ये एक अकेला काम होता ना, ओनली वन ऑर्गेनाइजिंग दैट्स इट, तो फिर ये एक फंक्शन है तो ये फंक्शन है, मैनेजमेंट का तो एक फंक्शन है, तो ये अपने आप में बहुत वास्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं और वो उन फंक्शंस को इसने परफॉर्म करना है। So according to this concept, it has been considered as a process. Organizing is not a function that can be performed at a single stop. It is a chain of various functions. तभी हम इसको कह रहे हैं कि जो अंदर इतने सारे खुद के अंदर ही फंक्शंस हैं, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और अगर स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, इसको एक प्रोसेस की तरह ही हमें चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, deciding various activities and grouping them, so determining important activities, allowing authorities and responsibilities, ये सब बता रहे हैं हम कि ये सब इसमें परफॉर्म होता है, और ये रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग ही है सब कुछ। एंड ह्यूमन कंडक्ट इज डीपली अफेक्टेड बाय द कंडीशंस ऑफ वर्क, सो देयर कंपेटेंसी एंड कैपेबिलिटी, हम ये जो सब देते हैं ना, उनकी कंपेटेंसी के अकॉर्डिंगली, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली हम उनको ये वर्क परफॉर्म करवाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कोई भी काम दे दिया, अब जिसको वो कर ही ना पाए, तो वो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से परफॉर्म कराना है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जिसके अंदर जो पर्सन कॉम्पिटेंट है, उसकी कैपेबल है, उसके अंदर एबिलिटी है, उसको ही वो वर्क हम यहाँ पर देते हैं। सो इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हैज आल्सो टू चेंज अकॉर्डिंग दिस चेंज। जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की हैज आल्सो टू बी चेंज। अगर हम इस तरह का कुछ भी चेंज करते हैं ना अपने एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली या एक्सटर्नली कुछ भी चेंज हो, उसकी रीजन से जो भी चेंज आएगा, उसकी रीजन से जो भी चेंज आएगा, उससे प्रोसेस में भी चेंज होता है, प्रोसेस भी चेंज हो जाती है।
Hence, organizing as a process can also be described as a dynamic element. तो जो इसकी प्रोसेस है वो भी एक डायनेमिक, इसमें डायनेमिक एलिमेंट्स है, फिक्स्ड नहीं है। अगर आप ये बोलो कि आज हमने ये फिक्स कर दिया, कल तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी और डेवलप कर सकते हैं, कुछ अच्छा कुछ पूरा बुरा निकाल सकते हैं, जो हमें लग रहा है कि जिसका बैड इफेक्ट आ रहा है उस पॉइंट को हम वहां से रिमूव कर सकते हैं, कुछ नई बातें उसमें हम ऐड कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारे प्रोसेस के स्टेप्स एक दो बढ़ सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। तो हमारी प्रोसेस जो है वो फिक्स्ड नहीं है, स्टैटिक नहीं है कि हमने एक बार बना दिया, तो ये एक डायनेमिक एलिमेंट्स है इसके अंदर बहुत सारे, जिसको हम अपने अपने कन्वीनियंस अकॉर्डिंगली कुछ इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम प्रोसेस में इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इसका जो सेक्टर है ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। So according to this concept, organizing is treated as a structure of relationship. Structure means under this various posts are created. क्योंकि इसको हमने फिल करना है। प्लानिंग में तो प्लान का लेआउट की यहाँ मैनेजर है, मैनेजर के अंदर ये एम्प्लॉइज हैं, ये सब सबॉर्डिनेट्स हैं, लेकिन अभी फिल कम करना है, फिर तो अब करेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन आके इस फंक्शन का ये मेन यहाँ परफॉर्मेंस तो यहाँ होगी अब, तो वो जो एक्चुअल में रियलिटी में जो होना है वो अब इसमें अपनी होगा। ठीक है, और कौन किसके अंडर रहेगा ये भी। सो अंडर दिस वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन वेरियस पोस्ट, देयर अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड। कौन पर्सन किसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, ये सब हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड करते हैं। So relationship lays down as to who is the superior and who is the subordinate. यहाँ सबसे मेन ये भी यहाँ पर लेआउट किया जाएगा, कौन किसका हेड है और कौन किसके अंडर है। ठीक है, हेड है तो वो उसको तो रिसीव करनी है सारे वो, और जो सबॉर्डिनेट है वो अकाउंटेबल है, आंसरेबल है किसके लिए, अपने सुपीरियर सुपीरियर के आगे उसको आगे पड़ेगा हर काम के लिए, उसने उसको आगे दिया है। सो कुछ पोस्ट तो ऑर्गेनाइजेशन एज स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड स्टैटिक एलिमेंट। तो जितना पोर्शन तो परमानेंट है उसको हम स्टैटिक में डाल देते हैं, स्टैटिक एलिमेंट है। और एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टू टाइप्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो दे विल बी डिस्क्राइब्ड, ये हमारे आपके अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इस बार डिलीट हो गया ये टॉपिक आपका, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, अगर आपको रीड करना बुक में। फार एज द सिमिलरली इन बोथ द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, हमने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर किए, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है एज ए प्रोसेस और दूसरा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ relation. This organization is looked upon as a group of different parts under both the concepts. So these parts are both tangible, like जैसे कि ह्यूमन है, मटेरियल है, मशीनरी है, मनी है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज है। और इंटेंजिबल भी है हमारे पास, इंटेंजिबल जो हमें दिख भी नहीं रहे, जैसे कि अथॉरिटी है, इन लोगों में से किसी के पास अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शंस है, ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, यहाँ पर टू टाइप्स के हमने देखे हैं, दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। तो बोथ द कॉन्सेप्ट्स ले स्ट्रेस अपॉन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पार्ट्स। So on the contrary, there are certain differences between both the concepts. दोनों में कुछ differences हैं। According to the concept of जो हमने first concept किया है, the process. Organizing is that function which continues throughout the existence of the enterprise. इसमें क्या रहेगा, जो फंक्शन है आपका कंटिन्यू रहेगा थ्रूआउट द, जब तक कि आपकी एंटरप्राइजेज एग्जिस्ट कर रही है आपको ये कंटिन्यू करना है। एंड चेंजेस गो ऑन टेकिंग प्लेस इन इट, जो भी चेंजेस होते रहेंगे वो आप इसमें एडलेस करते रहेंगे। ठीक है, हियर एंड मैन इज द सेंट्रल पॉइंट, जो एक ह्यूमन बीइंग है वो सेंट्रल पॉइंट है इसमें। इन अदर वर्ड्स मेनी फैक्टर्स अफेक्ट देम एंड चेंजेस हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, और चेंजेस जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कुछ ना कुछ नया ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ रिमूव कर सकते हैं। चेंजेस का मतलब ही ये है यहाँ पर कि चेंजेस में कुछ भी ऐड हो सकता है और कुछ भी रिमूव हो सकता है, तो वो हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ करते रहेंगे। ये हम फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करें ना, ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, इसमें क्या था, पोस्ट आर एस्टैब्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन and authorities and responsibilities of each post are determined. यहाँ पर क्या है,
ये एक तरह का इंटेंजिबल प्रोसेस है। मतलब उसमें क्या था, मैन सेंट्रलाइज्ड है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में प्रोसेस में क्या है, पर्सन है ना, ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ह्यूमन बीइंग पे। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ना, ये इंटेंजिबल है, ये उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उनकी इन चीजों पे बेस्ड है, ठीक है। और posts are established in the organization and authorities and responsibilities of each post are determined. And therefore here under this concept are more attention is paid to the post which are stable than to men. यहाँ पर पोस्ट पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, जो कि मैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, पोस्ट तो रहेगी, पर्सन रहे ना रहे। मान लो एक पर्सन चला जाता है जॉब छोड़ के, लेकिन पोस्ट तो उसकी रहेगी ना, अब हमें उसी पोस्ट पे कोई और पर्सन आगे अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पोस्ट है वो यहाँ इंपॉर्टेंट है सेकंड कॉन्सेप्ट में। सेकंड कॉन्सेप्ट में कुछ जो इंटेंजिबल पॉइंट्स हैं उनको उनके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, जैसे कि अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोस्ट है। अब वहां उस पोस्ट पे जो भी पर्सन आएगा ना वही रिस्पॉन्सिबल है। अब वो हो सकता है ए पर्सन है, लेकिन ए पर्सन रिटायर हो गया, सपोज कर लो, अब ए की जगह कोई और आएगा, तो नाउ दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब वो पर्सन उस पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन्स मैटर नहीं कर रहे हैं, उनकी पोस्ट मैटर कर रही है इन द सेकंड कंक्लूजन, मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट। बट इन फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ मटेरियल, मैन, जो हमारा रिसोर्सेज है वो मैटर कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस है और उसमें हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करते हैं अगर चेंज हो जाता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, next topic we will discuss later. Okay students, if you have any query तो you can ask. है किसी को query यहाँ पर जो बैठे हैं क्लास में? No? Okay, thank you students, have a nice day.